यार एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन का पहले आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट में और उसके बाद आगे का सेशन देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप अभी अपने रूम पर शायद चेयर पर बैठकर ये लेक्चर देख रहे होंगे, अपने फोन पर या लैपटॉप पर, या मे बी बेड पर लेटे हुए देख रहे होंगे या सोफे पर बैठ के देख रहे होंगे। तो मेरा सवाल यह है दोस्तों कि आप अभी इस समय क्या रेस्ट पर हैं या मोशन में हैं? मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स अज्यूम यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर इनसाइड योर रूम एंड यू आर वॉचिंग दिस सेशन। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या आप अभी रेस्ट पर हैं या मोशन में हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं तो इसका जवाब बताऊंगा ही, आगे के लेक्चर में हम यही चीज पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो देखकर आंसर मत करना, तुम्हें नीट की कसम है, एनसीईआरटी की कसम है, ईमानदारी की कसम है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसकी कसम है। जल्दी से अभी कमेंट कर दो पोज करके कि आप अभी रेस्ट पर हैं या मोशन में। चलिए इसका जवाब देने से पहले मैं बता देता हूं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मोशन इन वन डायमेंशन हमारा चल रहा है, जिसमें आज हम लास्ट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, रिलेटिव मोशन। सो गाइज, माई सेल्फ दीपक चौधरी एंड बेसिकली आई एम IIT बॉम्बे ग्रेजुएट फॉर लास्ट 7 years। मैं जेई और नीट एस्पिरेंट्स को मेंटर कर रहा हूं। सो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा यार, उसका अक्सर मैंने जवाब बच्चों से यही सुना है कि सर हम अभी तो रेस्ट पर हैं, हम अभी तो रेस्ट पर हैं, पर यह जवाब गलत है। आप एक सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करो कि बेटा 24 घंटे पूरे टाइम जो अर्थ है वो अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट। सो लेट्स कंसीडर, एक डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज करते हैं, दिस इज द अर्थ एंड दिस अर्थ इज रोटेटिंग कंटिन्यूअसली। और भाई इस पूरी पृथ्वी में हम बैठे हैं इंडिया के अंदर, सही बोल रहा हूं? तो इंडिया के अंदर आप कहीं तो बैठे होगे और आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब ये अर्थ घूमेगी, जब ये अर्थ रोटेट करेगी, सो डोंट यू फील आप भी अर्थ के साथ साथ घूम रहे हो? यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो एक्चुअल में आंसर देखा जाए तो आप रेस्ट पर नहीं है गाइज, आप मोशन के अंदर हैं, आप मूव कर रहे हैं। जब आप गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और जब गाड़ी चलती है तो उस गाड़ी के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं, जितने भी इंसान बैठे हैं, फ्रंट सीट पे ड्राइवर है, उसके साइड वाला है, पीछे वाले लोग हैं, कार के अंदर जितनी भी चीजें हैं, कार की स्टीयरिंग हो गया, उसका गियर हो गया, ठीक है, कार का जो म्यूजिक सिस्टम है, वो सब के सब कार के साथ साथ सेम रफ्तार से मूव करते हैं। तो यदि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, सो हम सब लोग जो अर्थ के ऊपर हैं वो भी धीरे धीरे रोटेट कर रहे हैं। सो हम रेस्ट पर तो नहीं है, आप अभी रेस्ट पर तो नहीं है। फिर सवाल यह आता है कि सर फिर हम ऐसा फील क्यों नहीं होता, हम इस चीज को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते? तो आज हम उसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिलेटिव मोशन। सो व्हाट इज रिलेटिव मोशन? यार देखिए होता क्या है दोस्तों, एक मोशन जब अलग अलग लोग ऑब्जर्व करते हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशंस अलग अलग होती हैं। सपोज मैं अभी अपनी जगह पर खड़ा हूं तो शायद एक बंदे को ऐसा लग सकता है कि मैं रेस्ट पर हूं, मैं अपनी ही जगह पर खड़ा हूं, लेकिन कोई दूसरे बंदे को यह डेफिनेटली ऐसा फील हो सकता है कि मैं रेस्ट पर नहीं हूं, इनफैक्ट मैं तो मूव कर रहा हूं। और मैं इसको आपको एक्चुअल इसका भी प्रूफ देने वाला हूं, पूरा प्रॉपर आप लोगों को फील करवाऊंगा। इंपॉर्टेंस अगर मैं बताऊं तो रिलेटिव मोशन की मदद से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी और नीट में पूछे जाते हैं, बहुत कम स्टेप्स में, मिनिमम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एक सिंपल सा सिचुएशन इमेजिन करते हैं। इमेजिनेशन आपको यहां पे काफी हाई रखनी पड़ेगी। इमेजिन करिए कि हम एक ऐसी जगह जा चुके हैं जहां पूरा अंधेरा है। जस्ट इमेजिन इट, जहां पूरा अंधेरा है दोस्तों, ठीक है सर। अब पूरा अगर अंधेरा है तो यार मैं सपोज यहां पे खड़ा हुआ हूं और मैं देख रहा हूं तो सामने मुझे एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, एकदम अंधेरा दिख रहा है। फिर मैं थोड़ा सा साइड में हटके अगर देखूंगा सामने तो मुझे वापस से पूरा ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। अगर हम एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हम ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हम मोशन कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम जो मोशन करते हैं वो अपनी आसपास की चीजों को देखकर करते हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखिएगा। सपोज दोस्तों ऐसा कुछ एक सिचुएशन मानिएगा, यहां पर एक पेड़ है, एक ट्री है, ठीक है, और अब ये जो पेड़ है
ये भाई साहब रेस्ट पर है ग्राउंड के फ्रेम में, ठीक है सर। एक कोई दूसरा इंसान जो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, तो इसको हम ए बोल देते हैं, एंड दिस ए इज मूविंग आगे की तरफ, कितनी रफ्तार से, 3 मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों एक और पार्टिकल है, वो पार्टिकल हम इमेजिन कर लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं बी, और ये जो बी पार्टिकल है ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। अब होगा क्या, यहां पे फंडा क्या होता है, एक सिंपल सा फंडा हम समझते हैं यार। थोड़ी सी देर बाद अगर मैं यहां पे ऑब्जर्वेशन लेता हूं, थोड़ी देर बाद मतलब 1 सेकेंड बाद, तो ये जो पार्टिकल ए यहां पर है, क्या ये यहीं पे रहेगा या कहीं और चले जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, कितना आगे आ जाएगा? सो दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ ए, और आप लोगों का जो ए पार्टिकल है वो 1 सेकेंड में 3 मीटर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी रफ्तार 3 मीटर पर सेकेंड है, एंड 3 मीटर पर सेकेंड सिंपली मीन्स कि आप 1 सेकेंड में 3 मीटर आगे चले जाओगे। तो ये यार 3 मीटर आगे आ गया, ठीक है सर। वहीं पर यदि मैं बात करता हूं बी की, तो बी राइट नाउ तो यहां पर है, लेकिन एक सेकंड बाद यदि आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये यहां ना दिखाई दे करके थोड़ा सा पीछे आ गया होगा, और एग्जैक्टली अगर मैं पूछूं कि कितना पीछे आ गया होगा, तो आप बोलेंगे कि ये 2 मीटर पीछे आ गया होगा, यहां पे कहीं होगा आपका बी, ठीक है। अब यार फंडा ऐसा है, जो हम लोगों ने इमेजिनेशन किया था, हम एकदम अंधेरे में है, और इमेजिन करो कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ पर हम लोगों ने बहुत सारी लाइट्स लगा दी है, तो हम इस पेड़ को देख सकते हैं, लेकिन इस पेड़ के आसपास हमें पूरा अंधेरा दिखाई देगा। सिमिलरली दोस्तों जो पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल ए इमेजिन करिए जैसे वो इंजीनियर्स होते हैं ना, एक टोपी लगा के जाते हैं सिविल इंजीनियर्स, उसमें लाइट वाइट लगी रहती है जब थोड़ा सा नीचे कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो इस ए ने अपने सर के ऊपर एक रेड कलर की लाइट लगाई हुई है, एंड सिमिलरली बी ने भी एक लाइट लगाई हुई है। तो कहने का मतलब अगर हम इस दुनिया में, एक इस इमेजिनरी वर्ल्ड में अगर हमें देखेंगे, तो हमें केवल और केवल 3 चीजें दिखाई देंगी। एक हमें ये पेड़ दिखाई देगा, पार्टिकल ए दिखाई देगा, और पार्टिकल बी दिखाई देगा, क्योंकि इनके पास लाइट का सोर्स है, बाकी सारी जगह अंधेरा है। अब ए पता है क्या बोलेगा, ए ये बोलेगा कि यार मैं सबसे पहले अगर स्टार्टिंग में देखूं तो ए के सामने ये ट्री वहां पे मौजूद था, पार्टिकल ए के सामने वहां पेड़ खड़ा था, ठीक है। अब 1 सेकेंड बाद पार्टिकल ए क्या बोलेगा, 1 सेकेंड बाद पार्टिकल ए ये बात बोलेगा कि यार ये जो पेड़ है ये मुझसे 3 मीटर पीछे खड़ा है, ये मुझसे 3 मीटर पीछे खड़ा है। तो ये पता है क्या ऑब्जर्वेशन देने वाला है, ये बोलेगा कि भाई साहब मैं नहीं चल रहा हूं, क्योंकि वो खुद का मोशन ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। यहां पे हम अपने डिस्कशन को एक सिंपल से फैक्ट से, एक सिंपल सा एक अजम्पशन से स्टार्ट करते हैं। हम ये मान लेते हैं, इसका रीजन भी मैं बता दूंगा कि दोस्तों एक ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा रेस्ट पर मानता है, अनटिल अनलेस वो बाकी की चीजों को देखकर थोड़ा सा दिमाग में लगाए। इसका मैं प्रूफ भी दूंगा, डोंट वरी। तो हम ये एक अजम्पशन मान लेते हैं कि जो भी ऑब्जर्वर होगा वो अपने आप को हमेशा खुद कहां पे बोलेगा कि मैं तो रेस्ट पर हूं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे सवाल पूछा था, तो आप बोल रहे थे कि भाई रेस्ट पर हूं, तो पार्टिकल ए बोलेगा। अगर हम ये डिस्कशन करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं यहां पे, मान लीजिए अगर हम ग्राउंड फ्रेम से बात करें। सर ये ग्राउंड फ्रेम का मतलब ये होता है बेटा कि आप ग्राउंड पर स्टेशनरी हो, आप ग्राउंड पर खड़े हो। अगर आप ग्राउंड पर खड़े हो तो आप ग्राउंड फ्रेम से मतलब मान लीजिए आप पेड़ के पास खड़े हैं, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो ट्री है, ये ट्री तो आपका रेस्ट पर है। बिल्कुल सही बात है। पार्टिकल ए की अगर मैं बात करूंगा तो पार्टिकल ए के लिए आप क्या बोलेंगे, सर आगे जा रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो पार्टिकल ए आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। और वहीं पर यदि मैं पार्टिकल बी की बात करता हूं तो पार्टिकल बी के लिए क्या बोला जाएगा कि सर पीछे जा रहा है, मतलब नेगेटिव में हम यहां मेंशन करेंगे, सो उसका वेलोसिटी हम बोलेंगे -2 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑब्जर्वेशन तो ग्राउंड फ्रेम से हो गई। अब अगर मैं ऑब्जर्वेशन ए से बात करता हूं, सो नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर है दोस्तों पार्टिकल ए। तो पार्टिकल ए क्या बोलने वाला है, पार्टिकल ए सबसे पहले तो खुद के बारे में बोलेगा कि भाई साहब मैं रेस्ट पर हूं, मेरी वेलोसिटी 0 है। ये हमने एक छोटा सा अजम्पशन ले लिया, इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आज के बाद आप लोग इस बात को याद रखना, कोई भी ऑब्जर्वर
जब आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस बताएगा तो वो हमेशा खुद को रेस्ट पे बताएगा। उसको पता नहीं चलता कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब मान लो मैं अंधेरे में हूं भाई साहब, मेरे चारों तरफ अंधेरा है, मैं यहां पे खड़ा हूं, किसी ने मुझे उठा के कहीं और रख दिया तो मुझे तो अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं चल चुका हूं या नहीं चल चुका हूं? हमें पता कैसे चलता है? मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे सामने पेड़ है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे चला गया तो पेड़ पीछे चला गया, तो मेरे अंदर भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि वो पेड़ तो खड़ा है, तो मतलब वो पेड़ पीछे कैसे जा सकता है, मतलब मैं आगे आ गया। तो मैं अपना मोशन कैसे प्रेडिक्ट करता हूं? सराउंडिंग को देख के। तो अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान ले कि यार पूरी हर जगह अंधेरा है, तो मैं तो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो लगेगा कि मैं रेस्ट पर हूं। तो ऐसा ही कुछ है, एग्जैक्ट डिटेल थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। तो हर एक ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पर मानता है। तो ए पता है क्या बोलेगा? ए बोलेगा कि ये जो पेड़ है ये पहले तो मेरे सामने खड़ा था, 1 सेकंड बाद ये पेड़ मेरे से 3 मीटर पीछे चला गया, क्योंकि पेड़ पर दोस्तों लाइटिंग लगा रखी है तो ये पेड़ को देख सकता है। तो ये बोलेगा अच्छा अच्छा, मतलब पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है। तो यहां पे जो पेड़ का वेलोसिटी है वो कितना है? वेलोसिटी ऑफ ट्री इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। किसके अनुसार? ए के अनुसार। अच्छा, ये बी के लिए क्या बोलेगा? बी के लिए बोलेगा कि जो बी है वो पहले तो मेरे सामने खड़ा था, एकदम मेरे सामने खड़ा था, फिर क्या हुआ? फिर 1 सेकंड बाद ए बोलेगा, ए खुद का तो मानेगा ही नहीं, खुद का मोशन तो वो ऑब्जर्व ही नहीं कर सकता। तो वो बोलेगा यार बी जो है मेरे से पीछे है, और कितना पीछे है दोस्तों? तो क्या मैं 5 मीटर बोल सकता हूं? यस सर। 3 मीटर ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया, 3 और 2 5। तो बोलेगा कि भाई साहब बी तो पीछे चला गया। कितना पीछे चला गया? 5 1 सेकंड में। तो उसकी रफ्तार होनी चाहिए -5 मीटर पर सेकंड। ऐसा ए का ऑब्जर्वेशन है। वहीं पर अगर हम बात करें बी से कि भाई साहब आपको क्या लग रहा है कि कौन सी चीज कैसे मूव कर रही है, तो बी बोलेगा बाकी सबको गोली मारो, मैं खुद तो रेस्ट पर हूं, मैं खुद तो रेस्ट पर हूं, तो मेरा वेलोसिटी तो 0 हो गया। ठीक है जी। अब हम बी से पूछते हैं कि पेड़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो वो बोलेगा कि यार पहले तो ये पेड़ मेरे सामने था, 1 सेकंड बाद अगर मैं देखूं तो बी ये बोलने वाला है कि मैं तो मूव कर नहीं रहा हूं, पर ये जो पेड़ है मुझसे आगे चला गया 2 मीटर। तो इसके अनुसार पेड़ की जो रफ्तार होनी चाहिए वो आगे की तरफ होगी +2 मीटर पर सेकंड। फिर हम इससे पूछेंगे भाई आपके अनुसार ए का क्या वेलोसिटी है? तो ए की वेलोसिटी के बारे में ये कमेंट करेगा कि दोस्तों बोलेगा कि यार मैं तो हमेशा देखो रेस्ट पर रहता हूं। बी ऐसा बोलेगा क्योंकि अभी हमारा ऑब्जर्वर बी है, और बोलेगा कि पहले तो ए मेरे सामने था, अब 1 सेकंड बाद ए यहां पहुंच गया, तो टोटल कितना आगे चला गया? 2 + 3 5। तो बी बोलेगा कि ए मुझसे 5 मीटर आगे है, और 5 मीटर आगे है 1 सेकंड में, तो उसके अनुसार ए का जो रफ्तार होगा वो पॉजिटिव होगा, और बेटा कितना होगा? +5 मीटर पर सेकंड। कितना होगा दोस्तों? +5 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज हाउ ऑब्जर्वेशंस वेरी करती हैं। तो ये एक फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ये हमेशा निर्भर करेगा कि आपका ऑब्जर्वर कौन है। और ऑब्जर्वर को ही अब हम एक वर्ड यूज करेंगे, फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का मतलब एक ऑब्जर्वर, बस ऐसा समझ लो। मान लो अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा हूं चीजें, ग्राउंड पर मतलब नॉर्मली मैं एक जगह पर खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं कि भाई ये गाड़ी जा रही है, ये यहां पेड़ खड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा रेफरेंस फ्रेम कौन है? ग्राउंड। रेफरेंस फ्रेम मतलब मैं चीजों को कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं। फिर मैं दोस्तों ट्रेन के अंदर बैठ गया, अब मैं ट्रेन के अंदर बैठ गया तब मैं चीजों को ऑब्जर्व करूंगा, तो अब बोलूंगा कि मेरा रेफरेंस फ्रेम चेंज हो गया, मेरा जो ऑब्जर्व करने का प्लेटफॉर्म है वो चेंज हो गया। पहले तो मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था ग्राउंड पर खड़े होकर, अब मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं ट्रेन में चल के, तो मेरा रेफरेंस फ्रेम ट्रेन हो जाएगी। तो ये रेफरेंस फ्रेम से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है कि आप चीजों को कहां से नोटिस कर रहे हैं, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अभी इनके ऊपर हम काफी सारा और डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ सिंपल हम अपने पहले फैक्ट्स यहां पे स्ट्रॉन्ग करते हैं, कुछ
फंडे हम लोग ऐड करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज आएंगे और फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, तो यार एक सिंपल सी स्टोरी, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल। तो बेटा मान लीजिए यहां पर एक पार्टिकल है ए और दूसरा एक पार्टिकल है बी, और ये दोनों ही पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ए मान लीजिए आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो बी भी आगे जा रहा है कितने से मान लेते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड से मान लेते हैं। ठीक है सर। और अब मुझे जो ऑब्जर्व करना है वो ए को ऑब्जर्व करना है, ए को। ठीक है, और यहां मैं खड़ा हूं ऑब्जर्वर, यहां पे दोस्तों मैं खड़ा हूं ऑब्जर्वर, और मैं एक फ्रेम में इमेजिन कर लेता हूं कि मैं रेस्ट पर हूं, मैं ग्राउंड पर स्टेशनरी हूं, मैं मूव नहीं कर रहा। अब हम यहां पे अगर बात करते हैं कि 1 सेकंड बाद क्या होगा, तो 1 सेकंड बाद ये पार्टिकल ए यहां पे ना होकर के आपको यहां दिखने वाला है। सीधी सी बात है कि वो 5 मीटर चल लेगा, बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम लोग बात करते हैं बी की, तो बी के बारे में क्या बोलेंगे, चूंकि बी के पास भी वेलोसिटी है, तो 1 सेकंड बाद बी हमें यहां ना दिखाई देकर थोड़ा सा आगे दिखाई देने वाला है, और एग्जैक्टली कितना दूरी वो ट्रेवल कर लेगा, 1 सेकंड में 3 मीटर वो भी ट्रेवल कर लेगा। बहुत ही अच्छे। और हाँ, इस बंदे की अगर हम बात करते हैं तो ये बंदा तो रेस्ट पर है ही, ये बंदा तो दोस्तों रेस्ट पर है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए अब मैं सबसे पहले आ जाता हूं इस बंदे के अनुसार इसकी ऑब्जर्वेशन हम जरा एक बार सुन लेते हैं। तो बंदे के अनुसार अगर हम उसकी ऑब्जर्वेशन सुने तो हम इसे बोलेंगे बेटा रेफरेंस फ्रेम, यहां पर हमारा ग्राउंड हो गया। सो हम इसको सिंपल वे में ग्राउंड फ्रेम की टर्म्स में बोला जाएगा। ग्राउंड फ्रेम का मतलब एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा होकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये बोलेगा कि ए का जो वेलोसिटी है वो कितना है, आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड है। और ऐसा वो क्यों बोल रहा है, उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये बंदा बोलेगा स्टार्टिंग में ए मेरे सामने खड़ा था, 1 सेकंड बाद वो मुझसे 5 मीटर आगे चला गया, तो उसकी रफ्तार ए होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर बी से ये बात करूं, हम यहां पे ए की स्टडी कर रहे हैं, हम ए के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। अब हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है या ऑब्जर्वर आप बोल ले, वो रेफरेंस फ्रेम हो गया पर्सन बी, दूसरा इंसान। पर्सन बी से हम पूछते हैं कि भाई साहब आप जरा बताइए कि ए का वेलोसिटी क्या है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा था उसी को हम बात करेंगे। तो हम यहां पे स्टडी करना चाहते हैं ए की वेलोसिटी की। ठीक है, और ये ए की वेलोसिटी हम बी से पूछ रहे हैं, तो यहां पे मैं बी लिख दूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है दोस्तों वेलोसिटी ऑफ ए, सुनिएगा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सर विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब, विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब यहां पे आप जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये आपका ऑब्जर्वर है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, बी आपका यहां पे ऑब्जर्वर हो जाता है, या आप रेफरेंस फ्रेम बोल दे। दिस इज ऑब्जर्वर एंड दिस इज ऑब्जेक्ट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है सर, अब आप ये समझिएगा, बहुत सिंपल सी चीज। अब आप एक सिंपल, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया और ये अपना ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, अब आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि मैं इस लाइन का मतलब ये बोलना चाहता हूं ए का वेलोसिटी बी के अनुसार क्या है। तो वो क्या बोलने वाला है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू बी। तो वो ये बोलेगा कि यार बी और ए पहले हम एकदम आमने सामने थे, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, बी ये बोलेगा कि अब जो है 1 सेकंड बाद ए मुझसे आगे निकल गया। कितना आगे निकल गया, तो ये टोटल दूरी 5 है, 5 में से 3 घटा दो तो ये आपको कितना मिलेगा, 2 मीटर बोलेगा। तो बी बोलेगा कि वो मुझसे 2 मीटर आगे चला गया। और बी खुद को तो हमेशा रेस्ट पर मानेगा, ये अपना डिस्कशन पहले ही हो गया। एक ऑब्जर्वर अपने आप को खुद को हमेशा रेस्ट पर ही मानता है, तो वो बोलेगा कि ए का जो वेलोसिटी है वो है +2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड बाद बी की रिस्पेक्ट में ए आगे 2 मीटर बढ़ चुका है। बहुत ही अच्छे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये चीजें दोस्तों मैंने एक ऑब्जर्वेशन से बताई, थोड़ा सा उसको हमने फील किया, लेकिन हम हर बार ऐसा नहीं करने वाले। तो हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, और मैं सबसे पहले फॉर्मूले बताने से पहले एक प्यारी सी आपको ट्रिक बता रहा हूं। वो ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है बेटा। अगर वो ट्रिक आपने याद रख ली तो आप समझ जाओ आपका रिलेटिव मोशन एकदम मक्खन हो जाएगा। क्या ट्रिक है सर, देखिए
सपोज यहां पर हमारा बी ऑब्जर्वर है जो कि ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, रिलेटिव मोशन में, इसे रिलेटिव मोशन क्यों बोला गया, क्योंकि ए का मोशन हम बी की रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, बी की जो भी वेलोसिटी है वो ए को उल्टा चिपका दो। बी की जो भी वेलोसिटी है, जो भी उसके पास एक्सेलरेशन है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आप उसको उल्टा चिपका दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी उसके पास होगा, कई बार एक्सेलरेशन होगा, तो वो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उल्टा चिपका देंगे। अब आपको चमकेगा नहीं, ये मैं बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट को उल्टा चिपका देंगे। सर समझ में नहीं आया, क्या करें? समझ में बेटा अब आएगा जब मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ, ए का एक्चुअल में वेलोसिटी क्या है भाई? सर ए का वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकेंड है। ए का वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, सही बात है। लेकिन ये जो ए का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ये तो ग्राउंड फ्रेम में है, हम तो बी की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो बी की वेलोसिटी 3 आगे है, तो आप ए को 3 पीछे उल्टा चिपका दो। आप क्या करोगे, ए को बेटा 3 पीछे उल्टा चिपका दोगे, तो ए की ये नेट वेलोसिटी होगी बी के अनुसार। बी बोलेगा कि 5 आगे की तरफ, 3 पीछे की तरफ, 5 में से 3 माइनस कर दो, कितना बच गया, 2 मीटर पर सेकेंड। कितना बच गया दोस्तों, 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द सिंपल सा ट्रिक। मतलब आज के बाद हम क्या करेंगे, आज के बाद हम ये करने वाले हैं कि दोस्तों जब भी आपका ऑब्जर्वर चेंज हो जाएगा, तो आप ये बोलेंगे कि उस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, जो भी चीजें जैसी चल रही हैं ग्राउंड फ्रेम में वैसी चलने दो। उसके अलावा जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, जो उसका एक्सेलरेशन है, वो बाकी चीजों को उल्टी डायरेक्शन में चिपका दीजिए। यहां हम डिफरेंट केसेस करने वाले हैं और इस चीज को अभी हम स्टडी करेंगे। जैसे पहला केस क्या है बेटा, पहला केस है हमारा जो कि एकदम सिंपल सा केस है। सपोज 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है सर। या इतना अपन ज्यादा इसको बड़ा ना बना के सिंपल वे में बोल देते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स हमारी सेम डायरेक्शन में मोशन कर रही हैं, हम उसको स्टडी करना चाहते हैं। देखिएगा, अगर सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही हैं, जैसे कि यहां पे मान लीजिए ये आपका ऑब्जर्वर ए हो गया जो कि आगे जा रहा है V1 से, और ये ऑब्जर्वर बी हो गया, ये भी आगे जा रहा है V2 से। तो अब मैं पूछूंगा कि बी के अनुसार ए का क्या वेलोसिटी है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आप क्या करेंगे सर, आप ये समझिए, सबसे पहले तो आप बना लो कि ए की क्या स्थिति है। ए की सिचुएशन ये है कि ए आगे V1 रफ्तार से जा रहा है, लेकिन बी को क्या दिखेगा, बी को ये दिखेगा कि हम बताने से पहले एक छोटा सा काम करना है। बी की जो भी वेलोसिटी है वो ए को अपोजिट डायरेक्शन में चिपका दो। तो बी के पास V2 आगे है, तो आप क्या करेंगे, ए को V2 पीछे दे देंगे और अब आप बोलेंगे कि ये ऐसा बी को दिखाई दे रहा होगा। तो बी क्या बोलेगा कि ए का वेलोसिटी कितना है, दैट इज V1 माइनस V2, दैट्स इट। ये दोस्तों ए का वेलोसिटी होगा बी की रिस्पेक्ट में। तो हमको हमेशा याद रखना है, जब भी 2 चीजें सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो अगर आप उनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो उसके लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए उनकी वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दो। लॉजिक बहुत क्लियर है। कैसे लॉजिक क्लियर है, हमें तो एक छोटी सी ट्रिक आती है कि सर अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका उल्टा चिपकाएंगे तो पीछे जाएगा, तो वो माइनस होने वाला है, ठीक है। दूसरा केस बेटा, इसमें अभी अपन बहुत सारे केसेस करेंगे तब क्लियरिटी आएगी। सेकंड केस इज दैट कि मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में यदि मूव करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकल सकता है ये भी देखते हैं। मान लीजिए यहां पर आपके पास एक पार्टिकल है A एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी V1 आगे की तरफ। देयर इज अनदर पार्टिकल B विच इज मूविंग पीछे की तरफ विद वेलोसिटी अगेन V2। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। A की वेलोसिटी क्या है B के रिस्पेक्ट में, हम तो ये स्टडी करना चाहते हैं। और भाई
मैं सिंपल सी बात बोल देता हूं, अगर कभी भी ऐसा करना हो, सबसे पहले देखो ए के पास वेलोसिटी v1 है, बिल्कुल है सर। किस तरफ है जी? आगे की तरफ है, बहुत अच्छे। आप क्या करिए, b के पास जो भी वेलोसिटी है वो उल्टा चिपका दो। तो b के पास v2 वेलोसिटी पीछे की तरफ है, तो उल्टा मतलब बेटा आगे की तरफ, तो इसको आगे की तरफ एक और वेलोसिटी अपनी चिपका दी, दैट इज कितनी? दैट इज v2। अब हम बोलेंगे कि सर a की नेट वेलोसिटी कितनी होगी? दैट शुड बी v1 प्लस v2, दैट्स इट। तो जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो बेटा कोई एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ट्रेन हाई स्पीड में चलती है काफी। अब इमेजिन करिए कि एक दूसरी ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। दो ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं अलग अलग ट्रैक पे। भाई एक पे आएंगे तो भिड़ जाएंगे, दो अलग अलग ट्रैक है, एक पे ट्रेन आगे जा रही है, दूसरे पे ट्रेन पीछे आ रही है। तो आपको हकीकत में जितनी वो जो दूसरी ट्रेन है ना जो आपको आते हुए दिखाई देगी, वो हकीकत से ज्यादा तेज चलती हुई दिखाई देगी। वो आपको दोस्तों हकीकत से ज्यादा तेज चलती हुई दिखाई देगी। इसका मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। सपोज दिस इज द ट्रेन जिसमें हम बैठे हैं, और भाई साहब सपोज यहां पे अपन बैठे हैं, दिस इज द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये मान लो मैं हूं, दिस इज दीपक। अब भाई साहब और ये ट्रेन मान लेते हैं बेटा आगे की तरफ जा रही है, कितने से? 50 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। अब एक दूसरी ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन क्या कर रही है? ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगी एक अलग ट्रैक पे, तो ये इस तरफ आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पर एक इंसान खड़ा है। कौन है ये इंसान? तो इस इंसान का नाम इंसान ही बोल देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अनदर, कोई तो एक इंसान है, ठीक है सर। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो ट्रेन है जिसको हम अभी स्टडी करेंगे, ये इंसान बेटा ग्राउंड पर खड़ा है और रेस्ट पर है, ये मूव नहीं कर रहा। तो इस इंसान के अनुसार हमें डायरेक्शन वायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, केवल स्पीड में इंटरेस्ट है। तो इस इंसान के अनुसार इस ट्रेन की स्पीड क्या होनी चाहिए? तो मैं मतलब ग्राउंड फ्रेम बोल रहा हूं, यस। ग्राउंड फ्रेम मतलब ग्राउंड पर आप खड़े होकर रेस्ट पे चीजें मूव ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये इंसान बोलेगा कि भाई मैं तो रेस्ट पर हूं। और आप चाहे तो यहां भी शॉर्टकट लगा सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला, आप कोई भी अपना ट्रिक ये था कि आप जिस भी ऑब्जर्वर से जो भी आप चीज नोटिस करेंगे, तो बेटा आप उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी दूसरों को उल्टा चिपका देना। तो अगर हम इस बंदे से बात करते हैं, इस इंसान से जो खड़ा है, तो ये बोलेगा मैं तो रेस्ट पर हूं, मेरे पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो मेरे पास तो किसी को उल्टा चिपकाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मुझे तो वही दिखेंगी जो चीजें हैं। तो ये बोलेगा इंसान की इस ट्रेन का जो रफ्तार है वो 40 मीटर पर सेकंड है, सही है। इस इंसान को ये ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड से आते हुए दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपना रेफरेंस, अगर मैं चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे अनुसार क्या होगा, मैं इस ट्रेन की वेलोसिटी क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई साहब ये ट्रेन 40 से तो आ रही है, पर मैं खुद 50 से जा रहा हूं, तो मैं अपनी वेलोसिटी उल्टी चिपकाऊंगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो मैं अपनी वाली 50 इसको पीछे चिपका दूं, तो 40 तो है ही, 50 और चिपका दी। 40 और 50 बेटा कितना हो गया? 90 मीटर पर सेकेंड। गाइस दिस इज समथिंग, मतलब जो आपको फील करवाएगी फिजिक्स। इस ट्रेन की वेलोसिटी दो अलग अलग लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं। इस इंसान के अनुसार ट्रेन का रफ्तार 40 मीटर पर सेकंड है, और मेरे अनुसार इस ट्रेन की रफ्तार 90 मीटर पर सेकंड है। दैट इज द रीजन, जब भी आपको दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन्स चलती हुई दिखती हैं, तो आपको वो ट्रेन बहुत तेज फील होती कि हाँ यार ये तो बहुत ज्यादा तेज है। दिस इज लिटरली विद हाई स्पीड। चलिए मैं एक और रीजन बताता हूं। आपने कभी नोटिस किया है, जब बस चलती है, जब गाड़ी चलती है, और उसके अंदर कोई मान लीजिए कोई बच्चा बैठा है, छोटा सा बच्चा है, जिसको भाई ज्यादा फिजिक्स नहीं आती, जिसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आता, 2-3 साल का बच्चा है, वो बच्चा ट्रेन के चलते ही रोने लगेगा। देखना, वो बच्चा बस के चलते ही रोने लगेगा। ऐसा क्यों? या फिर मान लो कोई पागल इंसान है, तो मतलब जिसके पास ज्यादा अकल नहीं है, उसको क्या फील होगा मैं बताता हूं। देखिए, तो यार मान लीजिए कि एक ट्रेन है, और ये ट्रेन आगे जा रही है विद सम वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड,
50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये ट्रेन आप लोगों को आगे जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है सर। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 50 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर एक पेड़ है और ये पेड़ है, या मान लीजिए जो भी प्लेटफॉर्म पर होती है ना दुकानें उकानें जो भी हैं, तो अब मैं इस पेड़ का, और ये पेड़ बेटा ग्राउंड पर फिक्स है, ये ग्राउंड पर फिक्स है। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ट्री विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो हम ट्रेन की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम इस पेड़ का स्पीड कितना बोलेंगे? तो आप बोलोगे कि सर ऑब्जर्वर कौन है? भैया ट्रेन है, ट्रेन के अंदर बैठ के कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? वैसे तो ये आपका जो पेड़ है ये फिक्स है अपनी जगह पे, मूव नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोलूंगा कि मुझे तो एक सिंपल सा ट्रिक पता है कि मेरी जो भी वेलोसिटी है इसको उल्टी डायरेक्शन में चिपका दो, तो मेरे अनुसार ये पेड़ पीछे जा रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बेटा होने वाली है 50 मीटर पर सेकेंड। हमको लगेगा कि भैया ये पेड़ अपनी जगह पे रुका हुआ नहीं है, ये पेड़ तो पीछे जाने लग गया। तो बेटा अगर मान लो जो पेड़ है, पेड़ के अलावा जितनी भी दुकानें हैं, तो जब ट्रेन आगे चलती है आपने भी फील किया होगा, तो आपको लगता है कि चीजें पीछे जा रही हैं। फिर आपके अंदर भगवान ने अकल दी है, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं यार ये दुकानें पीछे नहीं जा सकती, ये तो मेरा एक भ्रम है, मतलब मैं आगे जा रहा हूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो बड़े लोग तो इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन वो छोटा सा नादान बच्चा वो डर लेता है, मतलब उसकी हालत पतली हो जाती है, वो रोने लगता है, बोलता है अरे बाप रे क्या हो गया, ये पेड़ वेड़ पीछे जाने लग गए, दुकानें पीछे जाने लग गई। और कोई इंसान मान लो थोड़ा सा पागल हो तो वो तो बेचारा एकदम खत्म ही हो जाएगा, उसको लगेगा कि चीजें पीछे मूव करने लग गई। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिलेटिव मोशन। और हमें दूसरे फ्रेम से देखने पर क्या दिखेगा? तो ये सिंपल सी ट्रिक आप लोगों की हेल्प करेगी। बस आप उस जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो, जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन हो, बेटा उसको अपोजिट डायरेक्शन में चिपका देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। अब कुछ क्वेश्चंस हम यहां पे करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को एक पार्टिकल यहां पे दिया गया ए, ठीक है सर, दे दिया, और ये ए जो है आगे की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। ओके सर। दूसरा पार्टिकल दे दिया बेटा बी, और ये बी क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड से। तो अब मैं अगर ग्राउंड पर खड़े होकर देखता हूं, तो ग्राउंड पर खड़े होने वाला इंसान क्या बोलेगा? ए आगे जा रहा है 3 से, बी ऊपर जा रहा है 4 से। तो आप लोगों को बोला गया कि फाइंड करिए कि बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज आप लोगों को दोस्तों बोल दी गई। ठीक है सर, करते हैं इस चीज को भी, निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अब आप सबसे पहले देखिए आपका ऑब्जर्वर कौन है? ए ऑब्जर्वर है, क्योंकि ए की रिस्पेक्ट में बात हो रही है। किसकी वेलोसिटी निकालनी है जी? बी की। तो बी ऊपर 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो बेटा एज इट इज ऊपर 4 मीटर पर सेकंड लगा दो बी का। ये तो बी के पास इतनी वेलोसिटी तो है ही। यस सर। अब क्या करें? ए के पास जो भी वेलोसिटी है वो बी को उल्टा चिपका दो। ए के पास जो भी वेलोसिटी है, क्योंकि हम ए के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, ए 3 से आगे जा रहा है, तो उल्टा 3 चिपका दो पीछे की तरफ, 3 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों सुनिएगा मेरी बात, ए को क्या लगेगा कि बी के पास ये दो वेलोसिटीज हैं, तो उसकी जो नेट वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में आने वाली है। उसकी यदि बेटा अगर हम नेट वेलोसिटी निकालें तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। कितनी होगी ये? 2 वेलोसिटीज बेटा ऐड कर लीजिए, वेक्टर एडिशन। 2 वेलोसिटीज हैं, ऐड कर लीजिए, वेक्टर एडिशन। तो कैसे ऐड करते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर करो प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिए और इसका अंडर रूट ले लीजिए। तो ये बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड है। तो ये आपको कितना मिलेगा? दिस वुड बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। पर इंटरेस्टिंग चीज है, आप उस चीज को थोड़ा सा यहां फील करो, मजे तो उसी में आएंगे। मतलब ए के अनुसार क्या हो रहा है, देखिए अब हम ए को ए के अकॉर्डिंग बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू ए। ए को कैसा लगेगा, ए को कैसा फील हो रहा है अकॉर्डिंग टू ए, क्योंकि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये तो ग्राउंड फ्रेम में बात कर रहे हैं। ये तो भैया ग्राउंड से अगर खड़े होकर देखता हूं तो ए 3 से आगे जाएगा और बी 4 से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हम ए से बात करें, आपको क्या लगता है कि क्या चीजें हो रही हैं? तो ए सबसे पहले बोलेगा मैं तो देखो रेस्ट पर हूं, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा रेस्ट पर मानता है।
तो ए के अनुसार वो खुद रेस्ट पर होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और हम पूछेंगे कि बी के बारे में क्या ख्याल है, बी तो यहां पर है, तो वो बोलेगा कि बी के बारे में मेरा ये ख्याल है कि बी को हमने जस्ट यहां पे अभी निकाला, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, 4 ऊपर था, ए का 3 पीछे चिपका दिया, तो ये नेट वेलोसिटी मिला। तो ए पता है क्या बोलेगा, ए बोलेगा कि बी इस डायरेक्शन में आ रहा है, बी इस डायरेक्शन में आ रहा है, और उसकी स्पीड वो 4 नहीं बताएगा, उसकी स्पीड वो 4 नहीं बताएगा, उसकी स्पीड कितनी बताएगा, वेलोसिटी ऑफ बी ए के रिस्पेक्ट में वो बताने वाला है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज व्हाट ए इज गोइंग टू फील। दोस्तों ए ये फील करेगा। आ रही है कुछ बात समझ में, थोड़ा बहुत फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो इसको बोला जाता है, दिस इज नोन एज रिलेटिव मोशन। और इंटरेस्टिंग सी बात करते हैं, क्या इंटरेस्टिंग सी बात है, ऐसा कुछ सिचुएशन इमेजिन करिए कि दो बॉडीज हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ए आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और आपका बी भी जो है दोस्तों आगे ही आ रहा है, और कितने से आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से ही वो आगे आ रहा है। बी भी कितने से आगे जा रहा है, वो भी 3 मीटर पर सेकेंड से ही आगे जा रहा है। ठीक है सर, आपने बोला तो हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर ग्राउंड फ्रेम में बात करूं तो ग्राउंड फ्रेम में मैं बोलूंगा ए भी आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, बी भी आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि ए का रफ्तार क्या है बी की रिस्पेक्ट में, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बेटा हमें सिंपल सी ट्रिक आती है। क्या ट्रिक आती है, ए के पास जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो क्या है, ए के पास जो एक्चुअल वेलोसिटी वो 3 मीटर पर सेकेंड आगे है, लेकिन हम तो बी की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो बी की जो भी वेलोसिटी है उल्टा चिपका दो, चिपका दिया सर, पीछे की तरफ कितना चिपका दिया, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 आगे 3 पीछे। बी क्या बोलेगा, ए का वेलोसिटी तो 0 है, ए तो भाई साहब रेस्ट पर है बी के अनुसार। अब आप थोड़ा सा यहां पे सरप्राइज हो जाएंगे, सर ऐसा क्यों? मुझे एक बात बताओ, ए और बी दोनों अगर सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, 1 सेकेंड बाद बेटा ए अगर 3 मीटर चल लेगा तो 1 सेकेंड बाद बी भी 3 मीटर चल लेगा, सही बात है। 2 सेकेंड बाद ए 6 मीटर चल लेगा तो 2 सेकेंड बाद बी भी 6 मीटर चल लेगा। चूंकि उनकी रफ्तार एकदम सेम है, ना तो कोई पार्टिकल आगे जा पाएगा ना कोई पीछे रहेगा, दोनों साथ साथ मोशन करने वाले हैं, दोनों साथ साथ मोशन करने वाले हैं। अब आप इमेजिन करो, हर जगह अंधेरा है, हर जगह तुम्हें एक सामने, तुम्हारे जलते हुए सामने तुम्हें एक लाइट दिखाई दे रही है, 1 सेकेंड बाद तुम भी आगे आ गए और वो लाइट भी आगे आ गई, तो बाकी हर जगह तो अंधेरा है। तो तुम बोलोगे यार ये लाइट मेरे सामने थी, अभी भी मेरे सामने ही है, मैं खुद को तो हमेशा रेस्ट पर मानता हूं, तो मैं बोलूंगा ये लाइट भी रेस्ट पर है। हालांकि हम दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन थिंग इज वो चीज एकदम मेरे सामने है, एकदम मेरे पैरेलल में चल रही है, दो चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो मैं उसको जब भी देखूंगा मैं बोलूंगा अरे ये तो मेरे सामने है भाई, ये तो रेस्ट पे होनी चाहिए। मेरे पास कोई पहचानने का तरीका ही नहीं है, बाकी हर जगह अंधेरा है। तो आपको इस चीज को बहुत एक नोट की फॉर्म में ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि फील करना तो बहुत ज्यादा आसान था, इसमें कोई इतनी ज्यादा बेटा रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन स्टिल एज अ फैक्ट इसे मैं नोट लिखवा रहा हूं कि अगर दो चीजें, इफ 2 पार्टिकल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, इफ 2 पार्टिकल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, यदि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, देन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, देन दे आर रिलेटिवली एट रेस्ट, दे आर रिलेटिवली एट रेस्ट। और अब ये रिलेटिव वर्ड बहुत ज्यादा यूज होने लगेगा, अब ये रिलेटिव वर्ड बहुत ज्यादा यूज होने लगेगा। रिलेटिव मतलब एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो ए भी बोलेगा बी को कि तुम भी रेस्ट पर हो बाबू, और बी बोलेगा ए को कि भाई तू भी तो रेस्ट पर है, तू कौन सा आगे निकल गया। तो ये ऐसा रेस्ट मान के खुश रहेंगे अपने आप को हमेशा। चलिए अब मैं आपको लेके चल रहा हूं सबसे पहले एग्जाम्पल में। सबसे पहला जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अपने पास 3 चीजें थी, आई होप यू रिमेंबर, पेड़ वाला, ए वाला और बी वाला। तो उस टाइम मैंने आपको प्रॉपर क्या किया था, उस टाइम मैंने ग्राउंड फ्रेम से लिखा था। देख लेते हैं इसको एक बार फटाफट, क्योंकि इसको अभी हम ट्रिक के साथ समझेंगे। तो बेटा देखो, ये ट्री था जो कि रेस्ट पे था, पार्टिकल ए 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और बी 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा था। तो मैंने ग्राउंड फ्रेम में बोला कि पेड़ रेस्ट पर है, ए के बारे में बोला कि 3 से आगे जा रहा है, बी 2 से पीछे जा रहा है।
फिर हमने ए के बारे में बात करी, तो वो सारी चीजें हमने निकाल ली थी। अब अगर हम अपनी ट्रिक से निकालें तो क्या हमें सेम आंसर मिलेगा? उल्टा चिपकाने वाली देखते हैं। जैसे अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो मैं पेड़ के बारे में क्या बोलूंगा? पेड़ रेस्ट पर है। ए की रिस्पेक्ट में अगर बात हो रही है तो ए की जो भी वेलोसिटी है उल्टा चिपका दो, तो 3 पीछे चिपका देंगे, तो यही आंसर आया था। यस, ट्री का वेलोसिटी हमने -3 बोला था। अच्छा, बी को क्या बोलेंगे? तो बी 2 से पीछे जा रहा है, तो ए बोलेगा, सिंपल सी बात बोलेगा, ए बोलेगा कि 3 उल्टा चिपका दो भाई। तो 2 से तो जा रहा है, 3 और चिपका दिया, 2 और 3 5, तो पीछे की तरफ आपको क्लियरली -5 दिख गया। यदि हम बी के रिस्पेक्ट में बात करें, यदि हमारा ऑब्जर्वर बी है तो क्या बोलेंगे? बी की जो भी वेलोसिटी है उल्टी चिपका दो। पेड़ को अगर हम देखें तो बी 2 से पीछे जा रहा है, तो पेड़ को 2 आगे चिपका दिया। बहुत अच्छे। ए के बारे में क्या बोलेंगे? ए के बारे में बोलेंगे कि भाई साहब ये देखो कि मैं तो 2 से जा रहा हूं, ए 3 से आगे जा रहा है, तो बी का उल्टा 2 आगे चिपका दो, 3 और 2, तो आपको मिलेगा +5। और खुद को तो वो हमेशा रेस्ट पर मानता ही है। तो यार ये कुछ इस प्रकार की चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है हमेशा। अभी तो हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम रिलेटिव एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यहां तक का डिस्कशन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतने डिस्कशन के बाद अब हम एक इसका छोटा सा एप्लीकेशन यहां पे देखना चाहेंगे। क्या एप्लीकेशन है? एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, जिससे हम उस चीज को फील कर पाए, उस चीज को विजुअलाइज कर पाए। यार एक सिंपल सा सिचुएशन आप लोगों ने दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया, फाइंड द टाइम एंड पोजीशन, find the time and position where two particles will collide, जहां 2 पार्टिकल्स कोलाइड करने वाले हैं। जरा सिचुएशन भी समझ लेते हैं, क्या सिचुएशन है भाई साहब। आपको एक सिंपल सा ऐसा सिचुएशन दिया है कि ग्राउंड है और उस ग्राउंड पर 2 पार्टिकल हैं, और ये दोनों के दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ चलकर आ रहे हैं। तो ए इस तरफ आ रहा है, लेट्स से विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और जो बी है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा विद सम वेलोसिटी, एंड लेट्स से दैट वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। और इन दोनों के बीच की दूरी भी दी है, इन दोनों के बीच की दूरी दी है 20 मीटर। ठीक है सर। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा यह है कि ये कहां टकराएंगे, हमें तो ये बताइए। वेयर दे आर गोइंग टू कोलाइड, वेयर दे आर गोइंग टू मीट। क्या ये एकदम बीचों बीच टकराएंगे? एकदम बीचों बीच टकराएंगे? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसकी रफ्तार ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी 3 है और इसकी वेलोसिटी 2 है, तो ये तो धीरे धीरे आ रहा होगा और ये तेज आ रहा होगा। समझ लो, ये धीरे धीरे, ये तेज, तो ये ज्यादा तेज चलेगा तो आधे से ज्यादा चल जाएगा। भाई तुम देखो ना, ये धीरे चल रहा है, ये तेज चल रहा है, तो यहां से आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या दोनों इक्वल टाइम लेंगे? नहीं, ये यहां जल्दी आ जाएगा। इनके नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो बेटा जब बी यहां पहुंच गया होगा ना, तो ए कहीं ना कहीं यहीं पर होगा, ये वहां नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा, तो ये और आगे आएगा, तो ये कहीं ना कहीं यहां टकराने वाले हैं, मतलब ये सेंटर पे नहीं टकराएंगे, तो ये पहले ही टकरा जाएंगे। तो टोटल दूरी 20 है, तो बीच में बोले तो कितना हो जाएगा? 10। तो 10 से पहले टकराने वाले हैं, जो कि हमें पता नहीं कि कहां टकराएंगे। तो हम क्या करते हैं यहां पे सॉल्यूशन में दोस्तों, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स दे आर गोइंग टू कोलाइड समवेयर हियर। यहां पे कहीं तो ये कोलाइड करेंगे, यहां पे ये कहीं तो कोलाइड करेंगे। तो इस दूरी को मैंने बोल दिया, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x1 बोल देता हूं। ये जो दूरी है ये x1 है। ठीक है सर। तो ये वाली दूरी कितनी बोल देते हैं? इस दूरी को हम x2 बोल देते हैं। मान लेते हैं कि पार्टिकल 1 x1 चला और पार्टिकल 2 x2 चला, ऐसा हम मानते हैं। अब सॉल्यूशन देखना, अलग अलग मेथड से करेंगे। टोटल हम इसको 3 मेथड से करने वाले हैं। 3 मेथड का मतलब भी बता देता हूं, या ऑब्जर्वर्स हमारे 3 होंगे, आप ऐसा बोल लीजिए। मेथड 1 में मैं बोलूंगा कि हम ग्राउंड फ्रेम से डिस्कशन करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम विद ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम बोले तो हम ग्राउंड पर खड़े हैं, हम तो ग्राउंड पर खड़े हैं भाई साहब, और बढ़िया एक हमारे सामने ड्रामा चल रहा है, 2 चीजें टकराने वाली हैं, हमें प्रिडिक्ट करना है कि वो कहां टकराएंगी, और हम रेस्ट पर हैं। सो दिस इज द ऑब्जर्वर, ये अपना ऑब्जर्वर है। ठीक है सर। अब ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? ये ऑब्जर्वर तो यही बोलेगा, जो चीजें दिख रही हैं
तुम 2 से आगे आ रहे हो, तुम 3 से पीछे आ रहे हो। अब बेटा मान लेते हैं कि ये दो पार्टिकल्स जो है ये टी टाइम के बाद टकराते हैं। हमें टाइम तो पता नहीं भाई जब टकराएंगे, तो लेट्स अज्यूम दे विल कोलाइड आफ्टर टाइम टी। लेट्स अज्यूम दे विल कोलाइड आफ्टर टाइम टी। दे विल कोलाइड आफ्टर टाइम टी। ये टी टाइम बाद कोलाइड करेंगे आफ्टर टाइम टी। ठीक है सर, ऐसा मान लिया आपने बोला तो। अच्छा, ये जो टी टाइम होगा ये दोनों के लिए सेम होगा क्या? बिल्कुल, ये दोनों के लिए सेम होगा। दोनों के लिए सेम होगा मतलब भाई मान लो अब दोनों बंदे चलते हैं, तो बेटा दोनों के पास है ना स्टैंडर्ड घड़ी है। ऐसा नहीं है कि भाई घड़ी का टाइम आगे पीछे है। तो इसने जब देखा ये यहां से चला तो 1 बजे थे, ये यहां से चला तो 1 बजे थे, और जब ये टकराएंगे तो भाई अपनी अगर घड़ी मिलाएंगे, वैसा तो होगा नहीं, अगर कोई जो दो जने टकराते हैं तो पहले तो लड़ाई वड़ाई होती है, पर हम थोड़ा सा इनको शरीफ लोग मान लेते हैं। तो हमने इनको बोला भैया जब चलो तो घड़ी पे टाइम देख लो। तो ए बोला कि 1 बज गए सर, बी भी बोला सर 1 बज गए। मैंने बोला चलो अभी मिलो, भिड़ो एक दूसरे से, कोलाइड करो, अपना नुकसान कराओ, मर जाओ। तो जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो ये वापस घड़ी देखेंगे, तो ये बोलेगा कि यार 1:30 बज गया है ना, 1 बज के आधा घंटा, तो ये भी बोलेगा कि 1 बज के आधा घंटा। यार टाइम तो कॉमन है ना, टाइम तो सभी के लिए कॉमन है। ऐसा थोड़ी है कि ये बोलेगा कि भाई साहब मेरे घड़ी में तो 2 बज गए, ये बोलेगा मेरी घड़ी में 1:30 बज गए। भाई अपने पास बढ़िया घड़ी है। टाइम सभी के लिए दोस्तों कॉमन होता है। हालांकि टाइम में भी वेरिएशन आते हैं, पर वो अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कस नहीं करते हैं। मैं कुछ चीज कर रहा था, मैंने बोला मैंने पानी पी लिया, मुझे पानी पीने में 5 सेकंड लगा। तुम्हारे पास स्टॉप वॉच है, तुमने टाइम काउंट किया, बोला सर 5 सेकंड लगा। तुम्हारा कोई दोस्त देखेगा तो वो भी 5 सेकंड बोलेगा। टाइम रिलेटिव नहीं होता, टाइम सबके लिए सेम होता है। टाइम रिलेटिव नहीं होता, इस बात का याद रखना। टाइम सबके लिए सेम होता है। ठीक है सर। अब जैसे ये यूट्यूब पर अब मैं जो वीडियोस बनाता हूं, मान लो वो 2 घंटे के वीडियोस बनाता हूं, तो भाई तुम उस वीडियो को देखोगे तो 2 घंटा ही दिखेगा तुमको, 2 घंटे ही लगेंगे पूरा वीडियो खत्म होने में। कोई बंदा अमेरिका में है, अमेरिका में बैठ के वो देख रहा है, तो उसको भी 2 घंटे ही लगेंगे। कोई बंदा फ्लाइट में उड़ रहा है या ट्रेन में चल रहा है, वो उस वीडियो को देखेगा तो 2 घंटे ही लगेंगे। टाइम सबके लिए कॉमन है, ये रिलेटिव नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं, अगर ऐसा हमने मान लिया तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये टोटल कितना डिस्टेंस चल चुका होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि स्पीड जो है सर, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैं डिस्टेंस को क्या बोल सकता हूं बेटा? स्पीड इंटू टाइम बोल सकता हूं। यस सर, डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं? स्पीड इंटू टाइम। तो आप बोलेंगे कि सर टकराने से पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? व्हाट इज x1? सो डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। इसकी स्पीड कितनी है? 2, और टाइम मान लेते हैं t। ये कितना डिस्टेंस चला सर? ये x2 डिस्टेंस चला। तो x2 को हम क्या लिख सकते हैं? अगेन स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 3 और टाइम तो t लगेगा, सो दैट इज 3 इंटू टी। ओके सर, यहां तक की तो बात समझ में आ गई। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये कोई बहुत बड़ी बात है अगर मैं ऐसा लिख दूं कि x1 और x2 को अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो 20 मिलेगा? भाई इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस तो 20 है ना, तो कुछ ये चला, कुछ तुम चलो, दोनों मिलकर टोटल 20 चलेंगे। यस, सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? सर दैट इज 2t। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? सर दैट इज 3t। ऐड करिए तो टोटल आपको 20 मिलेगा। सो दिस इज 5t इज इक्वल टू 20। तो आपको फाइनली टाइम मिल गया, सो दैट इज 4 सेकेंड। इनको दोस्तों टकराने में जो समय लगेगा वो टोटल कितना टाइम लगने वाला है बेटा? 4 सेकेंड लगने वाला है। दे आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर आफ्टर हाउ मच टाइम? आफ्टर एग्जैक्टली 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अच्छा जी, कहां टकराते हैं? तो आप x1 का वैल्यू निकाल लीजिए। व्हाट इज x1? तो आपको x1 मिलेगा 2 इंटू टी। तो इसमें बेटा 2 मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 2 तो कितना मिला? 8 मीटर। यहां पे ये टकराने वाले हैं, कहां पे? 8 मीटर पर। अगर आप पार्टिकल ए से देखोगे कि सर वो डिस्टेंस क्या है जहां पे वो कोलाइड करेंगे, सो दैट डिस्टेंस वुड भी कितना? 8 मीटर। ये डिस्टेंस हमने ए से मेजर कर लिया। वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि बी से भी मेजर कर लो, बी से कितनी दूरी पर टकराएंगे, तो ये 8 है तो ये 12 मीटर होगा भाई। दिस वुड बी 12 मीटर। टोटल 20 है ना। या फिर आप यहां से भी देख सकते हैं x2 किसके इक्वल है? 3t, और t का वैल्यू 4, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। बहुत ही अच्छे। तो यही तो हम लोगों ने एक रफ
कैलकुलेशन लगाई थी कि बीचों बीच तो टकराएंगे नहीं, जो टकराने वाले हैं थोड़ा सा पहले टकराने वाले हैं। ठीक है सर। अब बच्चों इस सेम सिनेरियो को हम कोई दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरे मेथड से मतलब मान लीजिए सेम चीज है, सेम चीज इन द सेंस क्या सेम चीज है सर, आपको एक सिचुएशन दिया गया था कि ग्राउंड पर 20 मीटर की दूरी पर दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ए और दूसरा पार्टिकल बी। इन दोनों की भी सुन लेते हैं, इनको क्या लग रहा होगा। ये तो जो कहानी डिस्कस की ये अपन ने की। अपन कौन थे, बाहर खड़े थे, ग्राउंड फ्रेम थे, ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर था जो आराम से खड़ा था। सो दीज आर टू पार्टिकल्स विच आर गोइंग टू मूव ईच अदर एंड इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी है 20 मीटर। ये सिचुएशन दिया था। यस सर। अब अगर हम बात करें मेथड 2, हम एक काम करते हैं, अपना ऑब्जर्वर चेंज कर देते हैं। मेथड 2 क्या बोलता है, मेथड 2 ये बोलता है कि सपोज अपना ऑब्जर्वर अगर ए है तो बताओ सवाल कैसे सॉल्व होगा। ऑब्जर्वर हमारा ए हो गया। पिछली बार ऑब्जर्वर कौन था दोस्तों, पिछली बार ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम था। अब ऑब्जर्वर हमारा ए हो गया, तो हम पता है क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई साहब बात सुनो, देखो बात ऐसी है, ए के हिसाब से चीजें क्या होंगी। तो हम अगर ए से बात करने जाएंगे तो ए पहले तो ये बोलेगा कि भाई देख मैं तो रेस्ट पर हूं, मैं तो मूव नहीं कर रहा। एक ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा रेस्ट पर मानता है। और वो बी को बोलेगा कि बी मूव कर रहा है, और कितने से मूव कर रहा है, तो यार आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उल्टा चिपका दो। वैसे तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, अभी आपको एक शॉर्टकट लिखवाया था, दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड कर दीजिए। या फिर आप देख लो ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ए आगे जा रहा है 2 से, तो इसको उल्टा चिपका दो पीछे 2, तो इसको 2 उल्टा चिपका दोगे तो 3 + 2 कितना मिलेगा 5। तो ए बोलेगा बी मेरी तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और इनिशियली हम दोनों के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर है। ए का देखो, ए का मस्त काम चल रहा है। ए बोल रहा है कि मैं तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा हूं जी, मैं तो अपनी जगह पे रेस्ट पर हूं, बी मेरी तरफ आ रहा है। बताओ कितना शरीफ बन गया ए। आप सोच के देखो, कभी एक्सीडेंट हो रहा हो दो बंदों का, तो ये बंदा क्या बोल रहा है आइडियल केस में, है ना, रिलेटिव मोशन में, ये बोलेगा मैं तो अपनी जगह खड़ा हूं, मैं तो ऑब्जर्वर हूं, मैं तो मूव ही नहीं करता हूं। और बोलेगा बी मूव कर रहा है मेरी तरफ। अच्छा, कितने से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो ये बोलेगा ये आएगा और मेरे अंदर टकरा जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा। तो बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस चला 20 मीटर डिवाइडेड बाई कितना स्पीड है 5, 20/5 करेंगे तो आपको एग्जैक्टली 4 सेकंड मिलने वाला है। एग्जैक्टली 4 सेकंड मिलने वाला है। पिछली बार क्या मिला था सर, पिछली बार भी 4 सेकंड मिला था, पिछली बार भी टाइम 4 सेकंड है। इस बार भी क्या आया, टाइम 4 सेकंड आया, क्योंकि ये बात तो हम अपने दिमाग में एकदम सेट कर लें, टाइम रिलेटिव नहीं होता है, टाइम सबके लिए सेम है। चाहे आप ट्रेन में बैठ के टाइम की बात करें या आप घोड़े पर बैठ के बात करो, हवाई जहाज में बात करो, जहां बैठना है ग्राउंड पर बैठो, टाइम सबके लिए सेम है। टाइम ड्यूरेशन कभी भी रिलेटिव नहीं हो सकता। तो सर टाइम तो एकदम सेम आया। चलिए एक और काम करते हैं, ये तो हमने ए के रिस्पेक्ट में बात कर ली, एक और मेथड देख लेते हैं इसी चीज का। अगर हम बी की रिस्पेक्ट में अगर सेम डिस्कशन करें तो चीजें हमको किस प्रकार से दिखाई देंगी, ये भी हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मान लो बेटा यहां पर आप लोगों का वापस से सेम सिचुएशन, ए इज मूविंग आगे की तरफ विद वेलोसिटी आई थिंक 2 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज मूविंग पीछे की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड, और ये दोनों के दोनों 20 मीटर की दूरी से सेपरेटेड है। नाउ व्हाट इज इन मेथड थर्ड, इन मेथड थर्ड द ऑब्जर्वर इज चेंज्ड एक्चुअली, है ना। सो इन प्रीवियस केस ऑब्जर्वर ए था, नाउ इन दिस केस द ऑब्जर्वर वुड बी कौन, ऑब्जर्वर वुड बी बी। तो अब बी के क्या ख्यालात हैं, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, ये भी समझते हैं। तो बी बोलेगा यार अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं तो मूव करने वाला हूं नहीं। बी बोलेगा अगर मैं ऑब्जर्वर हूं मैं तो मूव करने वाला हूं नहीं भैया, मैं तो रेस्ट पर हूं। और अगर हम ए के बारे में पूछें तो बी बोलेगा कि ए के बारे में बताओ, ए की क्या वेलोसिटी है। तो आप देखिए ए 2 से तो आ ही रहा है, बी की रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं, बी 3 से इधर जा रहे हैं तो उल्टा चिपका दो, 3 इस तरफ है तो उल्टा ऐसा चिपकेगा, तो 2 और 3 कितना मिलेगा 5। तो बी बोलेगा ए मेरी तरफ आ रहा है, मेरे अंदर घुसना चाहता है 5 मीटर पर सेकेंड से,
एंड व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम, दैट इज अगेन 20 मीटर। तो हम पूछते हैं भैया तू बता दे तेरे हिसाब से कितना टाइम लगेगा टकराने में। तो बोलेगा टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस 20 है, मैं तो रेस्ट पर हूं और ये 5 की स्पीड से आ रहा है, तो 20/5 आपको मिलेगा 4 सेकंड। इस बंदे ने भी बोला टाइम 4 सेकंड ही है। अब यहां पे आप तीनों मेथड्स में देख लीजिए, आपके जो तीनों ऑब्जर्वर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो दोस्तों टाइम सबके लिए सेम था। चाहे ग्राउंड फ्रेम से करें तो भी 4 सेकंड बाद टकराएगा, ए के फ्रेम से करो तो भी 4 सेकंड के बाद, बी के फ्रेम से करो तो भी 4 सेकंड के बाद। मतलब हमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चल गया, दैट टाइम इज नॉट रिलेटिव। टाइम इज नॉट रिलेटिव, टाइम सबके लिए सेम है, इट इज सेम फ्रॉम ऑल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, ये सबके लिए दोस्तों सेम है, सेम फॉर ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप कहीं से भी देख लें, टाइम बदलने वाला नहीं है। ठीक है सर, मतलब हम क्या करेंगे, एक चीज और समझिएगा, अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से सवाल को मैंने जैसे कि टाइम निकालने के लिए यूज किया, तो आपने देखा ना कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हुए और थोड़ा सा हमें टाइम ज्यादा लगा। लेकिन हमने जब दूसरे रिलेटिव मोशन की मदद से टाइम निकाला तो विद इन अ सेकेंड आ गया। तो आज के बाद कभी भी हमें टाइम की कैलकुलेशन करनी हो या ऐसे सवाल करने हो तो दोस्तों हम हमेशा रिलेटिव मोशन यूज करेंगे। टाइम निकालने के लिए रिलेटिव मोशन बेस्ट है। दो चीजों के बीच कोई भी रिलेटिव टाइम का सवाल बने तो हम रिलेटिव मोशन ही यूज करेंगे। हाँ, लेकिन एक गड़बड़ है, देखो क्या गड़बड़ है, टाइम तो सही निकलेगा लेकिन पोजीशन गलत निकलेगी। ए के अनुसार कोलिजन कहां हुआ, ए बोलेगा मैं अगर यहां पे हूं 0,0 पर, मैं अगर यहां पर हूं 0,0 पर, तो मैं तो मूव ही नहीं कर रहा हूं, ये आके मुझसे कोलाइड कर रहा है, तो ए के अनुसार तो कोलिजन यहीं पर हो गया, दिस इज द पोजीशन ऑफ कोलिजन। ए के अनुसार ए बोलेगा जहां मैं खड़ा हूं वहीं पे कोलिजन हो गया। अच्छा जी, बी के अनुसार कोलिजन कहां होगा, बी बोलेगा कि मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, तो भाई साहब मेरा कोलिजन तो यहीं पर होगा क्योंकि ए आके मुझसे टकरा जाएगा। तो यहां पे पोजीशंस गलत आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में तो हमको पता है ना भाई, अगर ग्राउंड फ्रेम से देखें तो ए भी कुछ चला है, बी भी कुछ चला है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा टाइम निकाल लेंगे रिलेटिव मोशन से, बाकी ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर लेंगे। भाई एक बार हमको अगर पता चल गया कि टाइम ऐसा है, इतना टाइम है, तो वो टाइम निकाल लो, बाकी ग्राउंड फ्रेम से बातें कर लो। जैसे कुछ हम और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यार एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, चोर पुलिस वाला, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है ये फिजिक्स में। सबसे पहली चीज आप अज्यूम कर लीजिए कि सारी वेलोसिटीज कांस्टेंट है। ठीक है, तो यार एक ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पे एक पुलिस वाला है और ये एक चोर का पीछा कर रहा है। चोर आप बोल लो या कल्प्रिट बोल लो, एक ही बात है। सो चोर भाई साहब काफी देर से भाग रहा था, थक चुका है बेचारा, तो इसकी वेलोसिटी ये दौड़ रहा है, चलो अपन टिपिकल वेलोसिटीज ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा होती नहीं है, 40 मीटर पर सेकेंड। और अपने जो पुलिस भैया हैं सिंघम, ये आगे दौड़ रहे हैं 50 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इन दोनों के बीच में इनिशियली ये जो दूरी थी ये 50 मीटर थी, चोर 50 मीटर आगे था और पुलिस वाला इसको अभी पकड़ लेगा। तो हमको करना क्या है, हमको ये निकालना है कि कब पकड़ेगा और कहां पकड़ेगा। ठीक है, और दोनों के दोनों वेलोसिटीज कांस्टेंट है, इसको मैंने मेंशन कर दिया, ऑल वेलोसिटीज आर कांस्टेंट, सारी वेलोसिटीज कांस्टेंट है। फाइंड द पोजीशन भी बताइएगा और टाइम भी, फाइंड द टाइम एंड पोजीशन, कब, व्हेन दिस पुलिसमैन विल कैच द कल्प्रिट, या चोर, जब ये पुलिसमैन चोर को और कल्प्रिट को कैच कर ले। ठीक है सर, तो हम इसको कैसे डिस्कस करना चाहेंगे, हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको पहले रिलेटिव मोशन से अगर हम समझना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं बेटा, हम टाइम निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइम अगर हमने रिलेटिव मोशन से निकाल लिया तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। किसके रिस्पेक्ट में करें, पुलिस वाले के या चोर के, तो हम चोर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर चोर है या कल्प्रिट आप बोल दो। ठीक है सर, तो चोर क्या बोलेगा उसकी अब हम बात समझते हैं। तो चोर ये बोलेगा कि भाई साहब पीछे मेरे पड़ा है पुलिस वाला। अब बड़ा फनी सा सिचुएशन है, तो चूंकि हमने ऑब्जर्वर चोर को बना दिया तो चोर बोलेगा मैं तो रेस्ट पर हूं।
बड़ा गधा चोर है, पुलिस उसकी तरफ आ रही है और वो बोलेगा कि मैं तो रेस्ट पर हूं और पुलिस जो है मेरी तरफ ऐसा दौड़ता हुआ आ रहा है और हम दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर है। आप इस बात को तो एकदम दिमाग में सेट कर लो, आपका जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा खुद को रेस्ट पर बोलेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भैया पुलिस वाले कितनी रफ्तार से आ रहे हैं, तो चोर क्या बोलने वाला है, चोर यहां पे एक बहुत सिंपल सी चीज बोलेगा, चोर बोलेगा मैं 40 से आगे जा रहा हूं, पुलिस वाला 50 से आगे आ रहा है, तो चोर उसको उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों वेलोसिटी चिपका देगा। चोर क्या करेगा, चोर इसको अपोजिट डायरेक्शन में चिपका देगा, अपोजिट डायरेक्शन में चिपका देगा। चोर बोलेगा कि भैया मैं 40 से आगे आ रहा हूं, तो ले बेटा तू 40 पीछे ले, 40 पीछे चिपका देगा। पुलिस 50 से आगे आ रहा है, 40 पीछे चिपका दिया, 50 में 40 माइनस करो, तो चोर बोलेगा कि पुलिस भैया तो 10 मीटर पर सेकंड से आ रही हैं, 10 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं और 50 मीटर की उनको दूरी चलनी है, तो टोटल कितना समय लगेगा, तो उनको जो टाइम लगने वाला है वो टाइम होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 50 और स्पीड है 10, 50 को 10 से डिवाइड मार दो तो कितना मिलेगा सर, 5 सेकंड मिल जाएगा, एंड दैट्स इट। तो यही बोलेगा चोर की 5 सेकंड, और ये सच है क्योंकि टाइम सबके लिए सेम है, चाहे आप ग्राउंड फ्रेम में करें, चाहे आप पुलिस वाले भैया से पूछो, चाहे चोर से पूछो, जिसके लिए पूछोगे टाइम सेम है। तो 5 सेकंड बाद पुलिस वाले पकड़ लेंगे। बाकी चीजें दोस्तों वेलोसिटी रिलेटिव है, रिलेटिव इन द सेंस जैसे कि हम लोगों ने काफी सारे एग्जांपल्स किए, बी का वेलोसिटी 4 है लेकिन ए को कुछ और लगेगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये चीजें रिलेटिव है, मतलब जैसे जैसे फ्रेम चेंज होगा, जब जब ऑब्जर्वर चेंज होगा तो ये चीजें भी चेंज हो जाती हैं, लेकिन भैया टाइम चेंज नहीं होता। तो वो बोलेगा कि सर, चोर बोलेगा कि पुलिस वाले ने तो मेरे को 5 सेकंड में पकड़ लिया। फिर मैं पूछूंगा भाई पोजीशन, तो हमारा आधा काम तो हो गया, टाइम का काम तो हो गया। फिर मैं पूछूंगा भैया पोजीशन बता, तो चोर क्या बोलेगा, पोजीशन ये है, मैं जहां खड़ा था वहीं पकड़ लिया, मेरे को वहीं आके धर लिया, मैं तो गधा था साहब, मैं तो मूव ही नहीं किया। तो हमें पता है कि हम पोजीशन इससे पूछेंगे ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये तो गलत ही बताएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब हम ग्राउंड फ्रेम में वापस आ जाते हैं क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि 5 सेकंड बाद वो पकड़ लेगा। तो अब हम ग्राउंड फ्रेम में बात करते हैं, ग्राउंड फ्रेम में। या फिर मैं काम करता हूं, ज्यादा बेटर होगा अगर इस डायग्राम को मैं अगले ब्लैंक स्लाइड पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, तो समझिएगा जरा ध्यान से सिचुएशन को, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार आप ऐसा कुछ समझो कि आपका यहां पे पुलिस वाला है जो कि आगे जा रहा है, कितनी रफ्तार थी, आई थिंक दैट वाज 50 और 40, ठीक है। तो ये आगे जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे आपका चोर है, चोर आगे जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, ये भी ठीक है। इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों की बीच की दूरी है 50 मीटर, इन दोनों की बीच की दूरी है 50 मीटर, ये भी ठीक है सर। अब आप ये समझिए, हमें ये तो पता चल गया कि इतने टाइम बाद वो उसको पकड़ लेगा। कितने टाइम बाद पकड़ लेगा भाई, कैलकुलेशन किया था 5 सेकंड। कांस्टेंट वेलोसिटीज है, ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कांस्टेंट वेलोसिटीज है तो ये जो चोर है ये कितना डिस्टेंस चल लेगा भाई 5 सेकंड में। दोनों की बात कर लेते हैं, दिस इज पुलिस वाला एंड दिस इज चोर। तो आप बोलोगे कि सर चोर कितना डिस्टेंस चलेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई चोर निकालते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई चोर आप क्या बोलेंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है सर, 40, स्पीड है 40 और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 सेकंड, टाइम लगा 5 सेकंड। तो टाइम लगा अगर 5 सेकंड, टाइम अगर 5 सेकंड लगा तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिलेगा, 50 इंटू 40 इंटू 5, तो आपको मिलेगा 200 मीटर। 200 मीटर का डिस्टेंस चल लिया, बहुत ही अच्छे। अब मैं सिमिलरली अगर पूछूं कि भैया पुलिस वाले ने कितनी दूरी चल ली, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पुलिस वाला। सो अगेन स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 50, स्पीड कितना है 50, टाइम कितना लगा 5, 50 इंटू 5 कर लो बेटा, तो कितना मिलेगा 250 मीटर। अब देखिएगा मजे आएंगे। चोर यहां पे था और मान लो चोर 200 मीटर चला, तो 200 मीटर चलकर चोर यहां आ गया, दिस इज 200 मीटर। यहां पे आप लोगों का चोर आ गया। अब आप मुझे बताओ, सेम टाइम पर पुलिस वाले को भी यहीं पहुंचना है, तो पुलिस वाले को कितना चलना पड़ेगा बेटा, पुलिस वाला कितना पीछे था 50 मीटर और 200 और, तो टोटल कितना हो गया 250 मीटर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस।
डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये पुलिस वाला यहां से लेकर सेम टाइम पर यहां आ गया और इसको धर लिया भाई, दोनों आ गए, पुलिस वाला इसको आगे पकड़ लेगा। तो पुलिस वाला कितना चला, चोर ने आगे 200 चला और पहले ऑलरेडी 50 का गैप था, तो जाहिर सी बात है 250 मीटर चला होगा। सो दिस इज द पोजीशन व्हेन दैट पुलिस वाला विल कैच द कल्प्रिट, विल कैच द चोर। आ रही है बात समझ में? दोस्तों मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि यहां पे जो मैं रिलेटिव मोशन पढ़ा रहा हूं, यह मोशन इन 1 डायमेंशन का है। मोशन इन 2 डायमेंशन का रिलेटिव मोशन अलग से होगा। जब हमारा मोशन इन प्लेन खत्म हो जाएगा तब हम वो वाला रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, जिसमें रेन बोट प्रॉब्लम है ना, रेन पर्सन बोटमैन प्रॉब्लम, वो सारी चीजें आएंगी। चलिए खैर, एनीवेज होपफुली सभी को एग्जांपल समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने जो चिपकाने वाली चीज बताई वो तो एक शॉर्टकट हो गया, पर एक रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन है, वो हमें समझना है। मान लीजिए दोस्तों आपका कोई भी पार्टिकल ए कुछ तो v वेलोसिटी से जा रहा है, सो दैट इज va वेलोसिटी। कोई दूसरा पार्टिकल है b, वो b वेलोसिटी से आ रहा है, सो दैट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b। तो ये उल्टा चिपकाने वाली बात तो एकदम सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको एक और चीज याद रखनी है जो एनसीईआरटी में भी दी है, अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप ए की वेलोसिटी को, किसी सर्टेन फ्रेम में बात हो रही है, माइनस कर दीजिए बी की वेलोसिटी से। ये एक बहुत कॉमन चीज है जिसका भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन आप इसको पहले भाई एक बार दिमाग में सेट कर लो। ये चीज आपको बहुत जगह दिखने वाली है। तो सपोज हमारा वो सर्टेन फ्रेम ग्राउंड फ्रेम है, तो मान लीजिए ए का वेलोसिटी वी ए है ग्राउंड फ्रेम में, बी का वेलोसिटी वी बी है ग्राउंड फ्रेम में, तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ए की क्या होगी बी की रिस्पेक्ट में, वी ए माइनस वी बी। यही तो उल्टा चिपकाना हुआ। देखो इस चीज को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए के साथ मैंने ऐड कर दिया माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। अब आप लॉजिक समझना उल्टा चिपकाने का। मैं आपको अब तक एक शॉर्ट ट्रिक बताते आ रहा हूं कि बेटा अगर आपको बी की रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकालना है, तो ए की जो भी वेलोसिटी है, ए की जो भी वेलोसिटी है उसके साथ साथ बी का वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में चिपका दो, ऐड कर दो। तो देखिए हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाल रहे हैं, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में जी, बी की रिस्पेक्ट में, ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। कैसे निकाल रहे हैं, ये तो है ए का वेलोसिटी जो एक्चुअल वेलोसिटी है, ठीक है, ए का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में, ये हो गया ए का वेलोसिटी। आपने इसके साथ एक चीज ऐड कर दी, मतलब चिपका दी। आपने इसके साथ एक चीज ऐड कर दी, मतलब चिपका दी। क्या चिपका दी, क्या चिपका दी सर, बी की वेलोसिटी चिपका दी क्या, नहीं, बी की वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में, बी की वेलोसिटी आपने चिपकाई उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज व्हाट वी वर डूइंग ना। यही चीज तो मैं आपको शॉर्टकट एक देसी भाषा में बता रहा था, यही तो मतलब है, पर उसको आप मैथमेटिकली ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपको दो तरीकों से मैं करना बताऊंगा। सपोज लेट्स कंसीडर टू पार्टिकल्स, सो देयर इज अ पार्टिकल ए and let's say this particle A is moving in this direction with a certain velocity 12 meter per second, and there is another particle, that particle is B, and this is moving in downward direction with speed 5 meter per second। और आप लोगों को बोला कि A का velocity निकालो B की रिस्पेक्ट में, find velocity of A, find velocity of A किसके रिस्पेक्ट में, तो ये मेंशन कर दिया बेटा उसने विद रिस्पेक्ट टू बी, बी की रिस्पेक्ट में बताइए ए का वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो हम एक सिंपल सी बात बोलेंगे कि सर देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम तो एक काम करते हैं, हम वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर लेते जब हमको पता है कि ए का वेलोसिटी बी की रिस्पेक्ट में हमने, पर ध्यान रखना ये वेक्टर फॉर्म है, वो होता है ए का वेलोसिटी माइनस कर दो बी की वेलोसिटी, तो मिल जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, कोई टेंशन ही नहीं है, आप डेफिनेटली ये मेथड यूज करिए। इसमें आपको उल्टा चिपकाना फुल्टा चिपकाना कुछ काम ही नहीं आएगा। हाँ, पर इस चीज का ध्यान रखना, जब आप वेलोसिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
सो आप इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में, आई कैप और जे कैप। तो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, मैथमेटिकल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, तो आप बोलोगे सर 12 है। फिर मैं बोलूंगा डायरेक्शन भी बता दो यार, तो आप बोलोगे सर 12, आई कैप बोल देते हैं। यस सर। फिर मैं पूछूंगा कि मुझे बी का भी वेलोसिटी बता दो यार, इतने ही समझदार हो, तो आप बोलोगे सर 5 है, लेकिन मैं बोलूंगा -5 जे कैप बोलेंगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्शन भी मेंशन करनी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, ए 12 से आगे जा रहा है, बी 5 से नीचे आ रहा है। यस सर। सो नाउ आई विल आस्क व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप बोलोगे सर ए की वेलोसिटी में से बी का माइनस कर दीजिए। तो ए का वेलोसिटी मैंने एज इट इज लिख दिया है गाइस, दैट इज 12 आई कैप, जिसमें से मैं माइनस करूंगा बी का वेलोसिटी विच इज -5 जे कैप, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ये मिल गया दोस्तों आपको, क्या मिल गया, ए का रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो क्या चीज है, 12 आई कैप मतलब आगे की तरफ, 12 आई कैप मतलब आगे की तरफ, 5 ऊपर की तरफ। तो आपको दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इस तरफ लाई करेगा। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हमने इसमें एक पैसे का भी फिलिंग वाला दिमाग नहीं लगाया। हमें जो गणित बोलती है, जो मैथ्स बोलता है, वो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी माइनस कर दी, ए का वेलोसिटी आई कैप में लिखा, बी का जे कैप में लिखा, माइनस करा, तो ये रिजल्ट आ गया। सही बात है सर। अच्छा, यदि मैं पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, तो मैग्नीट्यूड बेटा आपको निकालना आता है बहुत अच्छे से। जो भी एक्स का कॉफिशिएंट है स्क्वायर कर दीजिए, जो भी जे का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और 12 और 5 बहुत फेवरेट होते हैं, इनका करने पर आपको 13 मिलता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है सर। तो ए का वेलोसिटी बी के अनुसार 13 है। ग्राउंड फ्रेम में कितना है, अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में बात करूं तो ग्राउंड फ्रेम में तो ए 12 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, लेकिन बी को क्या लग रहा है, बी बोलेगा आगे नहीं जा रहा, ऐसा टेढ़ा जा रहा है, और 12 से नहीं जा रहा, 13 से जा रहा है। अब ये तो हो गई दोस्तों एक टिपिकल चीज, और इसी चीज को अगर अपन शॉर्टकट से अगर डिस्कस करें, जो अपना प्यारा वाला मेथड है बेटा उल्टा चिपकाने वाला, तो उससे अगर हम देखते हैं उस ट्रिक से, तो क्या सवाल में कुछ आसानी होगी, बिल्कुल होगी, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। आप ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ। आपसे ए का वेलोसिटी पूछा है ना बी की रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ए सर जा रहा है आगे 12 से, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड। सर बी की रिस्पेक्ट में निकालना है, हमारा जो ऑब्जर्वर है वो बी है, तो बी 5 से नीचे जा रहा है बेटा, इसका उल्टा चिपका दो, तो इसका उल्टा चिपकाओगे ऊपर, कितना चिपकेगा वो, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यही तो बात हुई थी, हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यही तो मिला था हमको, 5 इधर 12 इधर। बाकी तुम लोग समझदार हो, रिजल्टेंट निकाल लोगे, बोलोगे इनका जो रिजल्टेंट होगा वो तो कहीं ना कहीं यहां होगा, और बेटा वेक्टर एडिशन कर दो, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे इसका स्क्वायर कर लें प्लस इसका स्क्वायर कर लें और अंडर रूट कर लें, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वुड बी इक्वल्स टू 13 मीटर पर सेकेंड। इवेंचुअली हमको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला है, इवेंचुअली दोस्तों हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है सब लोगों को ये बात, ठीक है सर। चलिए एक और सिचुएशन हम यहां डिस्कस करते हैं और दो मेथड से सॉल्व करेंगे। लेट्स कंसिडर अ बिल्डिंग, उसका कुछ तो हाइट है, वो हाइट आप लोगों को दे दिया है, वी कैन कंसिडर एनी रैंडम वैल्यू, तो मैं 10 के मल्टीपल्स ले लेता हूं तो अपना सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मान लेते हैं भाई साहब 100 मीटर की ये बिल्डिंग है, ठीक है सर। एक बात, दूसरी बात, अब यहां पे क्या किया, एक पार्टिकल को यहां से कर दिया रिलीज, रेस्ट पे था ये, दिस इज पार्टिकल ए एंड दिस पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हियर। रिलीज्ड मतलब इसको यहां से छोड़ दिया गया एज इट इज, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दूसरा पार्टिकल है बी, इस पार्टिकल को बेटा क्या किया गया, इस पार्टिकल को ऊपर फेंका गया। कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो आप बोलोगे इसको हमने फेंका b वेलोसिटी से। एक सेकेंड मैं देख लेता हूं, ऐसा ना हो कि 2 इंटू यू डिवाइडेड बाई जी, तो 10 और 10, तो भाई साहब ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी से फेंक लेते हैं। लेट्स से इसको हम फेंकते हैं
2 इंटू यू बाई जी। इसको हम 50 मीटर पर सेकेंड से फेंक लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। इसको हमने फेंक लिया ऊपर 50 मीटर पर सेकेंड से। दिस इज पार्टिकल बी। सवाल क्या है भाई, कहीं ना कहीं तो टकराएंगे रास्ते में, कहां टकराएंगे और कितने टाइम बाद टकराएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। सो सवाल है फाइंड द पोजीशन एंड टाइम, फाइंड द पोजीशन एंड टाइम जहां वो टकराने वाले हैं। फाइंड द पोजीशन एंड टाइम वेयर और व्हेन पार्टिकल्स विल मीट। ठीक है सर, करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो है नहीं, मैं आपको जानबूझ के पहले ग्राउंड फ्रेम से करवा रहा हूं इस बात के लिए जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हम इसको रिलेटिव मेथड से कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप उस चीज को कभी भी लर्न नहीं कर पाएंगे, कभी भी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यार अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से मैं बोलता हूं तो ग्राउंड फ्रेम से तो मैं बहुत सिंपल सी बातें करूंगा। मैं बोलूंगा मान लेते हैं टी टाइम बाद ये मिल गए, लेट्स अज्यूम दे विल कोलाइड आफ्टर टाइम टी, दे विल मीट आफ्टर टाइम टी। यस सर, दे विल मीट आफ्टर टाइम टी। अब होगा क्या, उतनी देरी में कितना कितना ये डिस्टेंस चले होंगे ये भी निकाल लेते हैं। ए जो है वो ए यहां तो नहीं रहा होगा, कहीं ना कहीं नीचे आ गया होगा। यस सर, सो इतना आप लोगों का ए डिस्टेंस चल चुका है, पार्टिकल ए। और बी बेटा नीचे से ऊपर आ गया होगा, तो पार्टिकल बी सपोज यहां पे आ गया होगा, ये आपका बी का डिस्टेंस हो गया। यहां पे कहीं ना कहीं कोलिजन हुआ है, ना तो हमें टाइम पता है ना हमें पोजीशन पता है, तो हम निकाल लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, सभी बच्चों को मैंने फ्री फॉल के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर किसी भी चीज को अगर आप हवा में रिलीज कर देते हैं तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन हमेशा लगता है जी डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, हमेशा जो एक्सेलरेशन लगेगा बेटा वो नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड्स। तो आप क्या बोलोगे सर ये वाला डिस्टेंस कितना है, लगा दो इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप बोलेंगे s इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर 50, टाइम कितना है t, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, स्पीड कम करेगा नेगेटिव, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन g बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। इस टर्म को समझ लीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ut तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी 50 दी है, हमने मान लिया कि t टाइम बाद टकराएगा तो इंटू टी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन नीचे है नेगेटिव, एक्सेलरेशन नीचे है नेगेटिव, तो नेगेटिव मैंने लिखा g बाई 2 है ना, हाफ आ गया एक्सेलरेशन g इंटू टी स्क्वायर। चलिए अगर मैं बात करता हूं इसकी, अगर मैं बात करूं ये कितना डिस्टेंस चला, तो ये भी तो फ्री फॉल कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका डिस्प्लेसमेंट डी ए है और नीचे की तरफ है, इसका डिस्प्लेसमेंट डी ए है और नीचे की तरफ है, तो माइनस डी ए लिखना चाहिए। हम तो ज्यादा ज्ञान गणित लगाते नहीं है, सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं, जो वेक्टर्स ऊपर हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो वेक्टर्स नीचे हैं हम उनको नेगेटिव लेते हैं, दैट्स इट। उससे ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। यस सर, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस डी ए इज इक्वल टू यू टी, बेटा u तो जीरो है, इनिशियली रेस्ट पर था, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑलवेज नीचे, तो हाफ ऑफ एक्सेलरेशन माइनस जी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, आपको डी ए मिल जाएगा कितना, g बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, आपका काम ऑलमोस्ट हो गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप बोलेंगे सर इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं डी ए और डी बी को, तो मुझे 100 मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सो दिस इज बट ऑब्वियस दैट डी ए प्लस डी बी इज इक्वल टू कितना 100। तो उसको एज इट इज अगर अपन करें, व्हाट इज डी ए, सो ये डी ए है, दैट इज यू नो जी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। व्हाट इज डी बी, सो दैट इज 50 टी माइनस दिस थिंग, दैट इज g बाई 2 टी स्क्वायर। ऐड करेंगे यू विल गेट कितना 100 मिलेगा सर। चलो देखते हैं क्या आता है। ये टर्म कैंसिल हो रहा है बेटा एज इट इज। यस सर, इस तरफ बचा 50t और राइट हैंड साइड मिला 100, तो टाइम कितना आ गया जी 2 सेकंड आ गया। मतलब ये 2 सेकंड बाद टकराएंगे, ये 2 सेकंड बाद टकराएंगे।
और 2 सेकंड बाद कहां टकराएंगे वो तो आप निकाल ही सकते हो। डी ए निकाल लो बेटा ऊपर से नीचे, डी ए पता है ना आपको, डी ए निकाल लीजिए। डी ए का वैल्यू क्या है, g/2, सो दैट इज 10/2 इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना निकला 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कैंसिल करेगा तो 20 मीटर। मतलब ऊपर से ये जो नीचे वाली दूरी है ये आपकी 20 मीटर है, टोटल 100 है तो बेटा ये आपका 80 मीटर आ जाएगा। दिस वुड बी 80 मीटर। यस सर, ये आप लोगों का सॉल्यूशन है दोस्तों। सर ये तो बड़ा लेंदी लग रहा है सर, बड़ा टफ लग रहा है। इसी के लिए तो रिलेटिव मोशन हम लोगों ने पढ़ा है। रिलेटिव मोशन आप लोगों के इस टाइप के सवाल की जिंदगी बदल देगा। 1 नंबर का वाहियात सवाल लगेगा। इस क्वेश्चन को अगर अब मैं रिलेटिव की फ्रेम से करूं, और आपको यह बात मैंने पहले भी बोला है, रिलेटिव मोशन की मदद से हम दोस्तों केवल और केवल क्या निकालते हैं बेटा, हम लोग केवल और केवल टाइम निकालते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं निकालते हैं। तो हमें दिया गया था कि 100 मीटर का बिल्डिंग है और ऊपर से एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया। दिस पार्टिकल ए इज सिंपली बीइंग रिलीज्ड, और पार्टिकल बी को हमने क्या किया, पार्टिकल बी को हमने नीचे से फेंक दिया है, ऊपर की तरफ फेंक दिया। कितनी वेलोसिटी से फेंक दिया, 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो दोस्तों हम क्या बोलने वाले हैं सर, एक काम करते हैं, बी की रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अगर हमारा ऑब्जर्वर बी हो जाए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी क्या बोलेगा, बी बड़ा बिंदास बात बोलेगा। बी बोले, अच्छा दोस्तों इनके एक्सेलरेशन की भी मैं बात करूं तो बी जब ऊपर जाएगा तो बेटा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी डाउनवर्ड्स। यस सर। और ए जब नीचे आ रहा है तो उसका भी एक्सेलरेशन क्या है, जी डाउनवर्ड्स। तो हम अगर बी की रिस्पेक्ट में बात करें तो ए का एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान से सुन लीजिए, बी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें ए का एक्सेलरेशन क्या है, ए बोलेगा भैया मेरा एक्सेलरेशन तो जी डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो बी बोलेगा मैं अपना एक्सेलरेशन उल्टा चिपकाऊंगा, तो बी का भी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स है, उल्टा चिपका दो बेटा ऊपर, तो उल्टा चिपका दिया ऊपर, जी नीचे जी ऊपर, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक्सेलरेशन 0 होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो बी बोलेगा ए को कि तेरा एक्सेलरेशन तो 0 है। और मैंने आपको बोला भी था अगर रिलेटिव मोशन में याद रखो 2 वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, यदि 2 वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस होगा। तो बेटा दोनों का ही एक्सेलरेशन फ्री फॉल था, डाउनवर्ड्स था, तो वो सबट्रैक्ट होगा, तो 0 आ गया। अच्छा बी और क्या बोलेगा, बी बोलेगा कि मैं तो रेस्ट पर हूं भैया, मैं तो रेस्ट पर हूं, ये 100 मीटर की बिल्डिंग है, मैं तो रेस्ट पर हूं दोस्त, खुद को वो रेस्ट पर बताएगा। यस सर। और ए के लिए बोलेगा, ए की वेलोसिटी क्या बोलेगा, उल्टा चिपका दे, 50 इसके पास है तो ए को ये 50 नीचे दे देगा। बी बोलेगा ए को कि भाई तू मेरी तरफ आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी है क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है, तू मेरे पास आ रहा है और थोड़ी देर बाद मुझसे टकरा जाएगा। कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा 100 मीटर, डिवाइड कर दो स्पीड से, दैट इज 50, 100/50 करेंगे, यू विल गेट 2 सेकंड। क्या पिछली बार भी 2 सेकंड आया था, यस। पिछली बार का सॉल्यूशन देखिए, 2 सेकंड निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन रिलेटिव मोशन से बहुत इजीली आ गया। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव मोशन। पोजीशन हम ग्राउंड फ्रेम से निकाल ही लेंगे। सो दैट्स इट गाइस। आप लोग अगर अभी तक पढ़ले नीट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा, जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी डीपीपीज वहां पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं। आज की डीपीपीज भी वहीं डलने वाली हैं। इस डीपीपी में 10 क्वेश्चंस होंगे, तो जल्दी से आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और डीपीपी सॉल्व करना ना भूलें। और अगले सेशन में दोस्तों मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस लेकर आ रहा हूं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।